सुनो भाई, तो ऐसा है कि गाइज ऐसा है, मैं ये सोच रही हूँ, देखो 11th 12th में जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वैसे तो पूरा साल जो है वो पूरा सिलेबस हम लोग करवा रहे होते हैं ना, हर चीज। लेकिन मैं बच्चों से एक चीज कहती हूँ कि लास्ट सेशन में आपका एक टेस्ट लाइक एग्जाम होगा। मतलब यानी कि जैसा आपका एग्जाम होता है सेम वही पैटर्न, एग्जैक्ट वैसा ही पेपर आपका होता है। 3 घंटे का सेम वही टाइम पीरियड और पूरा वही पैटर्न मैं बच्चों का लेती हूँ। और अगले दिन उनका वही सेम, मतलब आप मान लो कि 70 to 80 क्वेश्चन सेम आ रहे होते हैं, सेम। आप 70 to 80% का मतलब समझते हैं, मतलब सिर्फ एमसीक्यूज में चेंजेस होते हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस और 3 4 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं, जो एक दिन पहले आप करके जाते हो। तो एक तो ये फायदा रहता है, पहली बात। अब आप सोचते हो कि फिर आप पहले बता दिया करो वो क्वेश्चन, है ना। लेकिन पहले क्यों नहीं बताया जाता, देखो ये फिर एक चीटिंग वाला क्राइटेरिया आ जाता है ना। कि अगर मैंने उनको पहले बता दिया तो वो सिर्फ उतना करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज कैसे आजकल कैसे आ रहे हैं, आप सीबीएसई का पैटर्न, भाई बातें नहीं, सीबीएसई का पैटर्न समझिए आप। आपको पता है ये वाला जो 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, ये लास्ट 3 इयर्स का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। और मेरे बच्चों को नहीं मालूम है कि वो टफेस्ट था वो मैं बता रही हूँ कि वो टफेस्ट था, है ना। वो कह रहे नहीं मैम इजी आया हुआ था, हमें तो सारे क्वेश्चन आए हुए आते होते थे। बदतमीजी नहीं बेटा, है ना, समझ पा रहे हो आप, रोजे से है बंदा। सुनो भाई, तो उस कंडीशन में आप ये समझिए कि बच्चा कब कर पाएगा वो क्वेश्चन। और 10th का भी सेम आएगा, क्योंकि 10th और 12th जो है ये मेजर क्लासेस में आती है। आप बोर्ड जो है बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पहली बात तो आप क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं, वो बुकिश वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। सीबीएसई आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा कि आप जो एक किताब है वो आप पढ़कर चले गए, रट कर चले गए, फिर आपने वो चीजें लिखी है। आपसे ये डिमांड की जा रही है कि आप उस चीज को समझो, उसके बाद उस चीज को लिखो। बड़े ही अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो। डायरेक्ट कोई चीज नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी वो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है, जैसे सिलेबस में नारीवाद नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। अब हम उससे ये नहीं कह सकते कि सिलेबस में नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन में है, फिर समझ पा रहे हो आप। तो अब उतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको उतना डीप पढ़वाऊं, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ आप लोग के साथ टेस्ट नहीं भी रखते अगर, तो वो क्वेश्चन पेपर बनाकर मैं आपको शेयर कर देती हूँ, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना घर जाकर, उतने ही क्वेश्चन सिर्फ। उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, उतने में पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। अगर उतना करनी है तो आपका, मैंने आपको बोला ना 70 to 80% पेपर वही आ रहा होता है। और आप अगर उतना करोगे तो एटलीस्ट पास होने की टेंशन तो आपकी नहीं होगी, 50 अबव नंबर आ जाएगी इजीली, ठीक है। और अगर और अच्छा आपको चाहिए स्कोर, तो वो पेपर सॉल्व करने के बाद आप किसी और सोर्स पर जाइए, ठीक है। तो वो पेपर आपको कल मिल जाएगा। 4 बजे आते हो आप लोग, तो 4 बजे में दे दूंगी। चाहे तो यही बैठकर प्रैक्टिस कर लेना, या फिर घर पे जाके प्रॉपर आंसर्स, उस क्वेश्चन का क्या करना है, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया, अब उसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे भाई, एमसीक्यूज नहीं होंगे, वो कहीं से भी आ सकता है, रीडिंग वगैरह में से उठा लेते हैं एमसीक्यूज। तो वो तो क्लास जो आपने ली होती है तो आपको समझ में आता है, या फिर आपने बुक रीड करी है तो आपको इतना डीप पता होता है, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तब आप एमसीक्यूज कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वो ही होंगे उसमें, जो होते हैं ना एक एक वेरी लॉन्ग और एक फिर उसमें शॉर्ट में आ जाता है क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले, जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, आपको आता है। लेकिन अब मैं प्रेजेंटेशन बताऊंगी, उसी तरीके से वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कॉपी में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है, संघवाद की विशेषता, फीचर्स पूछ लिया आपसे, है ना। संघवाद की विशेषता पूछ ली, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि संघवाद की विशेषता बताइए, है ना। अब आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है, पहले परिभाषा बताओगे संघवाद की। एक स्तर की सरकारों को संघवाद कहते हैं। ये सिविक्स से क्वेश्चन लिया है मैंने, सिविक्स से, आपकी जो सिविक्स वाली बुक है, राजनीतिक विज्ञान वाली, पॉलिटिकल साइंस वाली जो बुक है, उसका क्वेश्चन है ये कि संघवाद की विशेषता बताइए। आप चैप्टर पढ़कर आए हो, अब मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट कैसे करना है, आंसर को सर्व कैसे करना है एग्जामिनर के सामने, ठीक है। आपकी जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, उसको आप बिल्कुल सही फॉर्म करके कैसे प्रेजेंट करोगे, क्योंकि वो तो आपको नहीं जानता।
वो नहीं जानता आपने 2 घंटे पढ़ाई करी है या 8 घंटे पढ़ाई करी है। आप जो लिख के आओगे वही जानेगा। समटाइम्स क्या होता है, बच्चे को उस टॉपिक के रिगार्डिंग ज्यादा पता है, कंट्रोल से बाहर चला गया बंदा, समझ रहे हो, सब लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया, क्या फायदा है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो। आई नो कि आपने वो टॉपिक 2-3 दिन लगाकर समझा था, है ना, बहुत मुश्किल से समझा था, लेकिन वो तो उतने ही नंबर का पूछ रहा है या फिर वो उतना ही पूछ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा क्यों लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया आपके सामने आंसर कि संघवाद की विशेषता बताइए, तो अब आपको इंट्रो लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन का बता रही हूँ मैं, लॉन्ग क्वेश्चन में इंट्रो लिखना है। पहले आप परिभाषा बताइए कि संघवाद का अर्थ होता है एक से ज्यादा स्तर की सरकारें, एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है, ये चीज। उसके बाद आप बताओगे इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यानी पावर को सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज करवाना इसका गोल है, इसका ऑब्जेक्टिव है ना। यानी कि संघवाद किस चीज पे फोकस कर रहा है कि पावर किसी एक के पास न रहे, उसका विकेंद्रीकरण हो जाए, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अब ये आपने बता दिया, अब आप कहोगे कि भाई संघवाद की कुछ विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं से समझी जा सकती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ। अब इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है, ये वाला फॉर्मेट आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेटा। ये फॉर्मेट अगर आप कॉलेज तक में यूज करोगे तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि ये गलत है या फिर इसमें कुछ चेंज की गुंजाइश है, समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं, इंट्रो नहीं लिखते हैं, कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पॉइंट डाला आंसर लिखना शुरू कर दिया। आप थोड़ा सा सुधार लाइए उस चीज पे। इस तरीके से अगर आंसर लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड माना जाता है। समझ पा रहे हैं आप जो मैं कह रही हूँ। कितने बच्चे इस तरीके से आंसर लिखते हैं, हैंड रेज करना। इसी तरीके से लिखते हो बॉयज, कैसे आंसर लिखते हो मुझे थोड़ा बताओ। देखो मुझे, देखो आप लोग मेरे लिए एक न्यू स्टूडेंट्स की तरह हो, है ना। जैसे अपने बच्चों की तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ, तो लेकिन थोड़ा सा आप मुझे अपनी झलक बताइए, आप लोग किस तरीके से आंसर लिखते हैं, तो मैं उस पर काम कर पाऊंगी ना। बताइए, आप बताओ बेटा, किस तरीके से आंसर लिखते हो एग्जाम में। हाँ, पॉइंट वाइज जैसे अगर ये क्वेश्चन आता तो कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन में आप, अगर मैं आपके ऊपर छोड़ू कैसे डील करेंगे, अनिकेत कैसे डील करेंगे। इंट्रो, हाँ हाँ, अच्छा 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, ओके ओके। और लास्ट बेंच आप बताओ, आप पीछे मत घूमो आप बताओ भाई, पॉइंट वाइज लिखते हो आप बेटा। ये कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन में, आप परसों बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। आई होप आपको सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लिया है मैंने आपके सिलेबस का, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन में। कौन खड़ा होकर मुझे इसका आंसर सुना सकता है, कौन बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो थोड़ा बहुत गलत होगा चलेगा, पूरा भी गलत होगा तो भी चलेगा, मैं करेक्शन करने के लिए हूँ मैं आप लोगों के सामने, है ना। बताओ भाई, है, हाँ हाँ गर्ल्स भी है, मैं सभी को बोल रही हूँ। हाँ देख के बता दो हाँ हाँ बोलो बेटा। हाँ आगे, इतना लिख दोगे, या तो शर्मा रहे हो मेरे सामने, ऐसा है क्या। अच्छा लिख के दिखा सकते हो, 2 मिनट का टाइम दो, लिख के दिखा दो, 2 मिनट का टाइम है गाइस, 2 मिनट, कोई प्रेजेंटेशन का कोर्स नहीं है। आई जस्ट वांट योर आंसर्स गाइस, 2 मिनट, 2 मिनट। ओके गाइस देखो, संघवाद की विशेषता पूछी गई है। किसी भी चीज की जब विशेषता पूछी जाए, आप सभी लोगों ने ठीक लिखा है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इंट्रो है बच्चों, सिर्फ इंट्रो है, समझ लो। ये तो शुरुआत करनी है आपको। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उसमें बस इतना लिख के छोड़ दोगे क्या, नहीं। आप किसी चीज का अगर फीचर पूछा जाए, विशेषता, उसके बारे में बताओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको विनोद सर पढ़ाते हैं, तो विनोद सर की अगर मैं विशेषता पूछूं तो क्या बताओगे, क्या बताओगे कि भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, उनकी आवाज थोड़ा तेज है, लाउड है ना, बातों में क्लियरिटी है, एग्जाम्पल्स अच्छे लेते हैं, है ना, उनका मेन मोटिव होता है अच्छे नंबरों को लाना, है ना। किसी चीज की विशेषता ऐसे बताओगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंगो रखूं मैं, मैंगो की क्या विशेषता है, पीले कलर का होता है, मीठा होता है ना, मूड्स जो है वो भाई बातें नहीं,
है ना, आपका मूड बढ़िया कर सकता है वो एकदम से, है ना, मूड रिफ्रेशिंग होता है। इस तरीके से गर्मियों का फल है, ये विशेषता हुई। आप समझ पा रहे हो? मैं ये साइड वाला एग्जांपल लेकर आपको ये समझाने की कोशिश करूँ, जब समटाइम्स हमें मेन टॉपिक समझाने के लिए कोई साइड वाला रेलिवेंट टॉपिक समझाना पड़ता है, उससे जो रिलेटेड टॉपिक होता है वो समझाना पड़ता है। और यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक क्या ले रही हूँ मैं, मैंगो का एग्जाम्पल। जैसे अगर आपकी संघवाद की विशेषता पूछी जा रही है तो उसमें लिखना क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि विशेषता क्या चीज होती है। समझ रहे हो? विशेषता का मतलब उसके फीचर्स बताओ, क्या है वो एग्जैक्टली, वो किस चीज से बिलोंग करता है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या करता है, क्या करा है, सब चीजें उसमें शामिल है। जैसे मैंने अभी मैंगो का एग्जांपल लिया, अगर हम इसके बारे में बात करें संघवाद के बारे में, तो संघवाद के पहले इंट्रो लिखोगे, इंट्रो लिखा, उसके बाद इसकी विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं से समझी जा सकती है। पहला पॉइंट, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, पावर्स को बांट देता है। ये कहता है कि पूरे लोकतंत्र में अगर हम किसी एक पर्सन को बहुत पावर दे देंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो डिक्टेटर या तानाशाह बन जाए। और हमारा संविधान ऐसा नहीं चाहता कि भारतीय लोकतंत्र को इस प्रकार किसी व्यक्ति से खतरा हो। इसीलिए अगर आप संविधान को पढ़ेंगे या उसको देखेंगे तो हमें उसमें विकेंद्रीकरण की झलक दिखाई देती है। यानी कि हमने ये देखा है कि सत्ता का केंद्रीकरण कहीं किसी लेवल पे नहीं किया गया। अब आप मुझे बताइए कि अगर संघवाद ना होता तो क्या होता? तो एक लेवल की सरकार होती, है ना। अब मान लेते हैं वो केंद्र सरकार है? क्या कह रहे हैं आप? अब मान लेते हैं बच्चों कि वो केंद्र सरकार है। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ केंद्र सरकार इंडिया को किस तरीके से रूल कर पाती। पहली बात, इतना बड़ा देश है, सारे प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर लेगी? नहीं। यानी कि इतने बड़े देश में सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सभी समस्याओं का निपटान करने में ये असक्षम होती है ना। उसी के साथ जब ये एक ही पावरफुल है तो ऐसा हो सकता है कि ये तानाशाह बन जाए। होता है ना, जब क्लास में एक मॉनिटर होता है तो धांधली करता है वो, जब 2 या 3 होते हैं तो उसकी चलती है इतनी नहीं, वो सही से काम करता है। ठीक है, तो तानाशाही को रोकना, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, और उसी के साथ साथ लोकतंत्र की स्थापना। देखो, पॉलिटी में या सिविक्स में सभी बातें कुछ चीजों पर निर्भर करती है। आपके आसपास कुछ चीजें आपको दिखाई देगी। डेमोक्रेसी, ये इतना डीप वर्ड है कि डेमोक्रेसी एक देश में तभी हो सकती है जब वहां के लोग लोकतांत्रिक हो। लोग लोकतांत्रिक कैसे हो सकते हैं? लोग लिबरल हो, वो तानाशाह ना हो, दूसरों की बातों को भी रिस्पेक्टफुली सुने। समझ रहे हो? ये इस तरीके से कोई लोग जो है या कोई पर्सन लोकतांत्रिक हो सकता है। तो जब लोग जो है एक पूरे देश में लोग लोकतांत्रिक होंगे तो पूरी कंट्री क्या हो जाएगी? लोकतांत्रिक हो जाएगी। और लोकतंत्र की स्थापना में आपने पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी की परिभाषा बताइए। डेमोक्रेसी की परिभाषा बताइए, क्या है लोकतंत्र? क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों के द्वारा शासन, ये पढ़कर आए हो आप लोग। तो लोकतंत्र में आप मुझे ये बताओ, अभी हाल फिलहाल में ये मुद्दा चल रहा है जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें, आप लोग देख पा रहे हो ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये सब चीजों में आपस में इन देशों में वॉर चल रहा है। तो आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि किस साइड से डिक्टेटरशिप है? क्या आप इतनी समझ बिल्ड कर पाए हैं अभी तक? क्या ये समझ सकते हैं कि किधर से लोकतंत्र की स्थापना हो रही है? और इंडिया एक एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए? बताओ भाई, पॉलिटी के स्टूडेंट हो, 10th क्लास का पेपर देने जा रहे हो, बताओ भाई लोकतंत्र को किस तरफ खड़ा होना चाहिए? क्या भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है? तो भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? लोकतंत्र के साथ। अब लोकतांत्रिक कंट्री कौन सी हो गई मुझे बताओ, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सपोर्ट करे? अब मैं ये आप पे समझ छोड़ती हूँ, घर जाकर थोड़ा सा होता ना कि बौद्धिक जुगाली करना, माइंड एक्सरसाइज करना, ये सोचना कि इस मैटर में कौन लोकतांत्रिक है, कौन तानाशाही है। ठीक है? ये जो वॉर चल रही है आजकल, ये आपने देखा कि अमेरिका, ईरान, इजराइल और आपस में मिडल ईस्ट के एरिया में जो ये टेंशन का माहौल है, यहाँ पर है ईरान, वो मैं आप पे छोड़ रही हूँ।
वो मैं आप पे छोड़ रही हूँ। अब कहोगे कि मैम कैसे? देखो मैं अगर बता दूं इस तरीके से तो डेमोक्रेटिक जो खुद को क्लेम करता है मैं उसको डेमोक्रेटिक मान लूं क्या? कोरिया के नाम में भी डेमोक्रेटिक वर्ड आता है वो डेमोक्रेटिक? तो इससे मैंने ये सीखा कि जो खुद को कहे मैं डेमोक्रेटिक हूं, मैं उसको चुपचाप नहीं मान सकती कि वो डेमोक्रेटिक है। मुझे कुछ सिंबल्स देखने होंगे। क्या देखने होंगे? सिंबल्स देखने होंगे कि क्या वो डेमोक्रेटिक है भी। वैसे तो आपको पता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पहला संविधान बनाने वाला देश था, ठीक है, बट क्या वो डेमोक्रेटिक है? आप पे सवाल छोड़ रही हूँ मैं, क्या वो डेमोक्रेटिक है या नहीं? क्या ईरान डेमोक्रेटिक है? क्या इजराइल डेमोक्रेटिक है? तो ये सवाल थोड़ा सा आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों समझो, अब इस पे वापस आते हैं। तो डेमो पूरी पॉलिटिक्स में, पूरे पॉलिटी में आपको लोकतंत्र, आपको संघवाद, आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता की लड़ाई, सत्ता को हटाना, उसको दोबारा से लेकर आना, विस्थापन, पुनर्स्थापना, यही दिखाई देगी। क्योंकि क्या है पॉलिटी रियलिटी में? शासन है, शासन करने की कला दिखाई जाती है कि किस तरीके से गवर्नेंस चलाया जाए, ये सब आप पढ़ते हैं पॉलिटी में। तो आपको लोकतंत्र को उसमें समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी देश में अगर वो खुद को डेमोक्रेटिक क्लेम करता है, तो अगर किसी भी एक पर्सन, किसी भी एक छोटे से समूह का भी अगर हनन हो रहा है, उसकी बात को अगर इग्नोर किया जा रहा है, और अगर वो खुद को दलित महसूस करता है, दलित इन द सेंस यहाँ पे मैं दलित कास्ट का जो है वो जिक्र नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे दलित से मेरा मतलब है कि अगर वो खुद को दबा कुचला महसूस कर रहा है, अगर उसको ये लगता है कि हमारे साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई है, तो अगर वो ये महसूस कर रहा है, तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? सभी वर्गों की सुनी जाए। अब दोबारा से संघवाद पे वापस आएंगे। अगर एक लेवल की सरकार होगी तो क्या सभी लोगों की सुनी जाएगी? यस और नो? कितने कितनों की सुन लेंगे वो इतने बड़े देश में? तो संघवाद किसने लाया गया? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन अगर आ जाए कि संघवाद जो है वो लोकतंत्र की स्थापना में कैसे महत्वपूर्ण कदम उठाता है, समझाइए। तो आप क्या लिखोगे कि लोकतंत्र की स्थापना का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को बराबर इज्जत दी जाए, उनकी बराबर सुनी जाए, और यदि ऐसा नहीं होता तो लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचेगी। लेकिन संघवाद के आने से ऐसा हुआ है कि सभी वर्गों की सुनी जाती है। स्थानीय शासन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है संघवाद में। इंडिया में कितने लेवल की गवर्नमेंट है? 3 लेवल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन, है ना। तो ये 3 लेवल क्यों बनाए गए हैं? ताकि कोई भी वर्ग अछूता ना रह जाए, ये उसकी बात ऐसा ना हो कि ना सुनी जाए। तो ये हुई ना लोकतंत्र की स्थापना। पॉज द वीडियो यार फॉर 2 मिनट्स। ये पूरी तो ये चीज आपको समझ में आए कि लोकतंत्र की स्थापना किस तरीके से होती है। और ये क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा कि संघवाद किस तरीके से, एक न एक क्वेश्चन आपका तानाशाह पे बनेगा, एक न एक क्वेश्चन। ये टॉपिक लिख लो, ये टॉपिक साइड पे लिख लो, जो टॉपिक्स आपको बोल रही हूँ मैं, ये टॉपिक साइड पे लिख लो। और कल क्वेश्चन पेपर दूंगी, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना आपको। चाहे आप उसको चैट जीपीटी से करो, चाहे आप खुद से आंसर लिखो, बेसिकली आंसर इस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे तो आपका गारंटेड यार। मतलब अभी देखो, अभी पॉलिटी का पेपर हुआ है, मैंने बच्चों को 2 क्वेश्चन पेपर शेयर किए थे। इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट के 2 एग्जाम्स होते हैं, वो दोनों क्वेश्चन पेपर में से आए हुए थे। समझ पा रहे हो? अब ये मत कहना कि मैम बहुत बेसिक क्वेश्चन भी नहीं डालूंगी, वो सारे वियर्ड वाले ही होंगे, मुझे जो लगेगा कि बच्चे ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो जो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं नहीं डालूंगी, वो खुद से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो आएगा तो कर ही लोगे ना ऑब्वियसली। अब वो बहुत वियर्ड वाले क्वेश्चन होंगे जो आपको पढ़ के जाने की जरूरत है, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये 4-5 पॉइंट लिखने के बाद आप क्या करोगे? हेडिंग डालोगे निष्कर्ष। निष्कर्ष जिस बच्चे को, जो बच्चा बहुत नया है, जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ऐसे लिखेगा, उपरोक्त बिंदुओं से सिद्ध होता है कि ये सभी संघवाद की विशेषता है। ऐसे शुरुआत करोगे, उसके बाद क्वेश्चन से रिलेट कर दोगे, ठीक है। और एक और ट्रिक बच्चों बताती हूँ। देखो, जब आपको एग्जामिनर को ये शो करना होता है कि मेरा जो क्वेश्चन है, जब जो मेरा आंसर है वो क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है, तो आप क्वेश्चन की 2-3 लाइनें रिपीट करो उसमें।
जैसे कि अगर मुझसे पूछा गया कि संघवाद की विशेषता बताओ, तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन में लिखूंगी संघवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, इस तरीके से, समझ लो। संघवाद की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर सभी की बात सुनी जाती है, तानाशाही की गुंजाइश कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट, संघवाद की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है, भारतीय संघवाद की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर इकहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है जो कि एकता को बढ़ावा देता है। हालांकि हमने जहां संघवाद लिया है, हमने कहां से लिया संघवाद भाई? हमने कनाडा से लिया है। और कनाडा और इंडिया के संघवाद में ये फर्क है सिर्फ और सिर्फ कि उनकी दोहरी नागरिकता है, हमारी इकहरी नागरिकता है। इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब अगर आपको सिंपली, अगर आपको एक कंट्री में रहते हुए दूसरे राज्य पे जाना है तो आपको वीजा पासपोर्ट लगेगा। इकहरी नागरिकता मतलब, इकहरी नागरिकता वो नागरिकता होती है जहां पर आप एक कंट्री में रहते हुए दूसरी अपनी ही कंट्री के दूसरे स्टेट में विजिट करने के लिए आप विदाउट वीजा पासपोर्ट ट्रेवल कर सकते हो। जैसे इंडिया में है, यूपी जाने के लिए लगेगा क्या वीजा पासपोर्ट? केरल जाने के लिए लगेगा क्या? और फ्रांस जाने के लिए? समझ गए? तो ये क्यों किया गया? ताकि आप अपनी कंट्री से अपनेपन का भाव फील कर पाओ। अगर क्वेश्चन आगे आ जाए तो इस पे क्या लिखोगे, क्या ही नागरिकता में? ये इसलिए अपनाई गई ताकि आपस में एकता का भाव बना रहे, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ये चीज की गई। ठीक है, ये एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इस फॉर्मेट में आंसर आपका होना चाहिए। देखो, जब भी एग्जामिनर आपका आंसर चेक करता है तो क्या देखता है कि पहली बात प्रेजेंटेशन ठीक है कि नहीं है, फैक्ट आपने रखे हैं कि नहीं रखे। जब समटाइम्स ना एक दो, जैसे मान लो मेरे पास आंसर्स आए है ना, एक में ठीक बात बोली गई है बट विदाउट फैक्ट्स बोली गई है, एक में भी ठीक बात बोली गई है बट विद फैक्ट्स बोली गई है, तो ऑब्वियसली मैं विद फैक्ट्स वाले को जो है वो ज्यादा इफेक्टिव मानूंगी। वाई? क्योंकि वो सबूत दे रहा है मुझे, है ना। अगर मैं आपसे सबूत के बिहाफ पे बात करूं तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से मेरी बात समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला कि संघवाद की विशेषता क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद आप ये ना माने, बट अगर मैं ये बोलूं कि संघवाद की विशेषता जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में लास्ट 5 ईयर से लगातार आ रहा है, फैक्ट रखा, इंपॉर्टेंट हो गई बात आपके लिए। समझ पा रहे हैं हम दोनों में डिफरेंस, है ना। तो इस तरीके से फैक्ट रखिए, बट अगर फैक्ट नहीं आता तो गलत मत रखिए, अदरवाइज आपके फ्री के नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं सन के रिगार्डिंग तो फैक्ट्स मत रखिए। आपको पता है हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में बहुत सारी डेट्स होती है बेटा, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। अगर आपको पता है कि कब कहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्ट, कोई घटना स्थल पता है, किसी व्यक्ति का नाम पता है तो आप लिखिए, अदरवाइज आप लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे हमें तो जब हम आप लोगों की क्लास में थे, नहीं आपसे भी बड़े थे, 11th क्लास में, तो कुछ ना टीचर्स, हमारी जो हिस्ट्री वाली मैम थी, हमें उन्होंने ये बोला कि बच्चों एक इफेक्टिव आंसर लिखने का तुम्हें ट्रिक बताऊं, तुम हिस्ट्री में ना ये लिख दिया करो, इतिहासकारों का ये मानना है कि, यहाँ से शुरू करा करो, ज्यादा इफेक्टिव लगता है ना। आप पे बात ही नहीं आई, आपने इतिहासकारों पर डाल दी तो ये वाले कुछ हमें रिटवाए हुए थे कि क्यों, ताकि थोड़ा सा रेलिवेंट लगे, थोड़ा सा इफेक्टिव लगे, बात समझ में आए इस तरीके से। बाकी गलती मत करना। और कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और मैप मैप जो है वो बड़ा आता है। मैप के साथ किन किन के साथ प्रॉब्लम होती है? मैप के साथ मुझे बताओ। बाकी सबको मैप आता है अच्छी तरीके से, मैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अनिकेत खड़े हो जाओ बेटा, मैप के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट बताओ कि आपको क्या लगता है कि मैप कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं या उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। देखो, मेरा क्लास लेने का तरीका बिल्कुल यही होता है। मैं, आप कभी मेरी क्लास में विजिट कर सकते हो, मैं कभी ऐसी क्लास नहीं देती कि मैं एकदम ऐसे खड़ी होगी नेता की तरह और तुम मेरी आवाम हो और मैं तुम्हें भाषण दे रही हूँ, इस तरीके से नहीं होता। मतलब आपने कहा आपको मैप में कोई दिक्कत नहीं है, अब आप मुझे बताओ कि आपको दिक्कत क्यों नहीं हुई, कि आपके माइंड में वो क्या पॉइंट्स है जो आप मैप के रिगार्डिंग सोचते हो कि मुझे ऐसे डील करना है मैप पे। आप अपने सहपाठियों के साथ वो बिंदु जो है वो शेयर करें। हाँ 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 हाँ, बेटा ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, हम्म, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ,
ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी चीजें बताई, बहुत काम की चीजें बताई, गुड। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोला कि इनको पूरा वर्ल्ड मैप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इन्होंने विजुअलाइज कर रखा है, माइंड में थोड़ा सा है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा एरिया कहाँ पे लोकेटेड है। आप थोड़ा सा आपका जो मैप जो बुक वाला होता है 2-3 बार उसे देख लेना, समझ रहे हो? 2-3 बार उसे देख लेना कि कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह कहाँ पे लोकेटेड है। आपको पता है जो पुराने मैप्स होते हैं वो आज की तरह तो नहीं आते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कुस्तुनतुनिया कहाँ लोकेटेड है, आप लोकेट करो मैप में, अब उसका आज का नाम पता होना चाहिए आपको, तभी लोकेट कर पाओगे। तो आप वो मैप देखिए, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखिए, उसके रिगार्डिंग जो साइड में जो रीडिंग्स आती है वो पढ़ लीजिए, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2-3 बार की प्रैक्टिस मांगता है, बाकी इंपॉर्टेंट जो मैप है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, सो दैट कि आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना एक्चुअली। ठीक है, अभी बहुत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है बेटा, पूरे साल बहुत पढ़ लिए, अब इतना ज्यादा मटेरियल जो है वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जितना डरोगे ना उतना दुनिया डराएगी। अब ये बारी आ गई है कि तुम्हारे पास कड़छी चम्मच जो भी हथियार है उसका यूज करो। अब तलवार खरीद अगर नहीं है तो मत खरीदो। इसका क्या मतलब है कि अब तुमने जो नहीं पढ़ा, ठीक है, अब 2 दिन में आप नहीं उसके लिए वो कर सकते हो, जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो कि मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा। जैसे याद है मेरे फर्स्ट टर्म अभी जो आपका प्री बोर्ड था, तो मैंने एक क्वेश्चन पेपर आपके साथ सॉल्व करवाया था, वो इस तरीके से सॉल्व करवाया था कि जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट वो इंसान तो है, वो इंसान तो है, उसके अकॉर्डिंग उसको बेसिक नॉलेज तो है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फर्क होता है, भाई 10वीं क्लास के बच्चे हो, आसपास सब कुछ देखते हुए आए हो, तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से आप नहीं बता सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो सिक्योरिटी नहीं होती है जॉब की, गवर्नमेंट सेक्टर में सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अलाउंस होते हैं, भत्ते होते हैं जो नहीं मिलते, बट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जो अन्य भत्ते होते हैं वो भी मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, और ये भी आपने देखा होगा कि प्राइवेट जो सेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं असंगठित है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो उसके एम्प्लॉयज है, उसके जो वर्कर्स है, उनके अधिकारों का हनन किया जा सके, बट ऐसी जो संभावना होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम होती है। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हुई जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पर्सन जो है आपके सामने वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला है, एक पर्सन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, तो गवर्नमेंट जॉब वाला जो बढ़िया कर रहा होगा या फिर प्राइवेट वाला कर रहा होगा, जो भी डिफरेंस है तो वो तो आप देख के बता ही सकते हो इजीली। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें। तो अब कोई सैम्पल पेपर निकालू क्या, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ मैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, सिर्फ वही कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। ठीक है भाई, मुझे सपोर्ट मटेरियल दे दो एक। लास्ट 3 इयर्स का क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है, जरूर, लॉन्ग क्वेश्चन ओनली, समझ रहे हो। एमसीक्यू छोड़ दो, लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट 3 इयर्स का बोर्ड का पेपर देखिए, बोर्ड का पेपर, उसी के साथ साथ प्री बोर्ड तो नहीं, प्री बोर्ड तो नहीं, बट जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का होता है, फर्स्ट नॉट सेमेस्टर, फर्स्ट टर्म, और जो आपका लास्ट फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, ये दोनों आप पेपर देखिए। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं होता भाई, रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं, बट इस बार ऐसा है क्योंकि डर लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जो 11वीं का पॉलिटी का पेपर था वो उन्होंने रिपीटेड नहीं दिए हुए हैं भाई। या मैं कहूँ रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनकी भाषा बहुत घुमाई हुई है, बहुत घुमाई हुई है। मैं कहूँ कि नॉर्मल घुमाई हुई है, थोड़ा बहुत ट्रिक बता दूं तो नहीं, घुमाई हुई है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा तो ये एनालिसिस था कि भाई पेपर टफ था, और मैं आपको डरा नहीं रही, आप कह रहे मैम डरा रही है, मैम डरा नहीं रही है, ठीक है, लेकिन मैम आपको बस थोड़ा सा आगाह कर रही है कि ऐसा हो सकता है कि रिपीटेड क्वेश्चन हो बट बहुत घुमा कर हो, तो बी केयरफुल। और खासकर आपने मैथ्स का पेपर देख लिया, देखा था ना कैसा है, और वो वाला जिनका जो बेसिक वाला था उनका, तुम्हारा तो स्टैंडर्ड वाला होगा तो कह रहे हो बस, और जो बेसिक वाला था कैसा आया भाई, मैथ्स का साइंस का हो गया, सोशल बचा है, कैसे गए आपके पेपर्स, चले गए मतलब बढ़िया गए हैं, आग लगा दोगे, ओके ओके। तुम लोग का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, मई? देखो पेज नंबर 17 निकालो, पेज नंबर 17 निकालिए, क्विकली, बहुत क्विकली रिवाइज करेंगे। पेज नंबर 17 बच्चे,
एक टर्म लिख रही हूं, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र बच्चों, इस वर्ड का क्या मतलब है? जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उस टाइम पर लोग पूर्ण लोकतंत्र की मांग नहीं कर रहे थे। नया नया आई थी कोई चीज, नई नई आई थी, तो उस टाइम पे वो ये कहते कि भाई हम राजतंत्र को कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन वो राजतंत्र, वो राजा संविधान के अकॉर्डिंग देश चलाए। तो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि वहां पर राजतंत्र जो होगा, राजा का शासन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो राजा का शासन उसकी मर्जी से नहीं, यानी कि मेरा कथन ही शासन है, कहते नहीं भाई मैंने जो कह दिया वही होगा, है ना। तो ऐसे नहीं होगा, आपको संविधान के अकॉर्डिंग देश चलाना पड़ेगा। संविधान कौन बनाएगा? उस टाइप का मध्य वर्ग। तो अल्टीमेटली लोकतंत्र हो गया, बट सीमित लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो लिख लोगे संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं? जहां पर राजा का शासन तो होगा, लेकिन वो शासन संविधान के द्वारा चलाया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, यूरोप में नए मध्य वर्ग का, ये लगा लो संवैधानिक राजतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। देखो आंसर थोड़ा बहुत सभी बताऊंगी, जो जिसको कहूंगी टिक लगा लो, वो इंपॉर्टेंट है। अब अगला है, यूरोप में नए मध्य वर्ग उदारवाद को कैसे देखते थे? जो मध्य वर्ग था उसने उदारवाद को कैसे देखा? देखो जब हम क्रांति पढ़ते हैं पूरा, तो क्रांति आप देखोगे 3 फेज में है बच्चों। फ्रांस की क्रांति आपको 3 स्टेजेस में दिखाई देती है। पहला स्टेज हुआ, आपने देखा मध्य वर्ग ने क्रांति करी, मध्य वर्ग ने क्रांति करी। दूसरे में निम्न वर्ग ने हाथ में ले लिया, आपने देखा होगा कि उसके बाद किस उग्रवाद हम देखते हैं, उसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट एक रूल देखते हैं। आपने देखा होगा कि मशीन में रखकर राजा का सरी काट दिया उन्होंने, जो भी लोकतंत्र के विरोध में बोलता था उसका सरी काट देते थे। तो ये क्या है? ये चीज क्या है? ये रूढ़िवादिता है ना। तो ये निम्न वर्ग ऐसा कर रहा था। उसके बाद निम्न वर्ग से दोबारा से क्रांति हाथ में किसने ले ली? मध्य वर्ग ने हाथ में ले ली, ठीक है। तो हमने देखा कि यूरोप में मध्य वर्ग उदारवाद को कैसे देखते थे? बेसिकली वो कहीं ना कहीं अपना सिर्फ भला चाह रहे होते थे, समझ रहे हो। वो निम्न वर्ग को उतना पावर नहीं दे रहे हैं, वो उदारवाद का अर्थ समझ रहे हैं उनके लिए भला हो, समझ रहे हो, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे पूरी दुनिया में व्यापार वगैरह करने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कई यूरोपीय राज्यों में गुप्त समाज क्यों स्थापित किए गए थे? बताओ भाई, कई यूरोपीय समाज में गुप्त समाज क्यों स्थापित किए गए थे? क्यों किए गए थे? आप लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्यों स्थापित किया था गुप्त समाज? बोलो भाई, क्या कर रहा था ये गुप्त समाज? भाई बुक आपके हाथ में, ये भी नहीं कि आंसर फटाफट देख के बता दे मैम को, वो तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। वो तो एक स्पार्क ही खत्म हो चुका है जिंदगी से। सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर देखो, हाँ, हिटलर वाला चैप्टर याद करो। उसकी चुपकी पुलिस हुआ करती थी जो उसका समर्थन करा करती थी। हिडन पुलिस थी उसके समाज में, एक होता है कि स्पाई वगैरह, तो चुपके उसके विचारों को फैला रहे हैं। तो यूरोपीय समाज में गुप्त समाज क्यों स्थापित किए गए थे? क्यों? विचारों को फैलाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूलियस मैथ्सिनी द्वारा स्थापित 2 गुप्त समाज कौन से थे? हाँ बोलो, वही। अगला क्वेश्चन, रूढ़िवादी विचारधारा से क्या समझते हैं आप? बात करिए, इंपॉर्टेंट है। रूढ़िवादी विचारधारा से क्या समझते हैं? वो विचारधारा जो इजीली चेंज ना हो, समझ गए, उसे कहते हैं रूढ़िवादी विचारधारा, है ना। जो मान नहीं रहे होते किसी बात को, वो रूढ़िवादी लोग हैं। उदारवादी कौन? जो छूट देने की बात करते हैं। रूढ़िवादी लोग कौन? हम छूट तो नहीं देंगे, हमारी चलेगी, वो वाले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे पेपर में ना आए लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई? आपकी नींव का नींव है ये, नींव, ये वाला जो तुम्हें बताती हूँ, जो हमारी हिस्ट्री की जो क्लासेस होती है, हायर क्लास, तो हमारे टीचर्स इसी टॉपिक से शुरू करती है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री, राष्ट्र राज्य का उद्भव। तो राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है? देखो, राष्ट्र राज्य का अर्थ हम इसको इस संदर्भ में देखते हैं। पहले राजा का राज्य हुआ करता था, ठीक है। अब राष्ट्र राज्य का अर्थ होता है जहां पर जनता की भी सुनी जाए, जनता का भी शासन में रोल हो, वो है राष्ट्र राज्य, समझ रहे हो। यानी कि राजा के साथ साथ जनता का भी इन्वॉल्वमेंट हो शासन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में उभरते मध्य वर्ग की मजबूत मांग क्या थी? मध्य वर्ग क्या मांग रहा था? अधिकारों की मांग कर रहा था, वो समानता की मांग कर रहा था, स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, आर्थिक अधिकारों की मांग कर रहा था। मध्य वर्ग अब ये समझ चुका था कि यदि हम कर देते हैं तो राजा को हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, और ये ऐसा करके वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये उसका कर्तव्य है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या तात्पर्य था? आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का तात्पर्य है कि आर्थिक छूट देना, आर्थिक छूट देना। देखो, अगर आर्थिक रूप से आप बहुत रूढ़िवाद बन जाओगे ना, बहुत टफ पॉलिसी बनाओगे। अब टफ पॉलिसी कैसे हो सकती है? जैसे मान लो आपको एक पकौड़ी की दुकान लगानी है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये कोई बात होती है? लाइसेंस लो, कागजी कार्यवाही करवाओ। अब तो उसी डर से कोई काम ही नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? इतना टफ प्रोसीजर, बीच में फिर भ्रष्टाचारी कुछ अधिकारी उसमें पैसे खाएंगे, उस बेचारे के पास वैसे नहीं, पकौड़ी की दुकान खोलना चाहता है, उससे भी वो वैसे पकौड़ी, देखो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, पकौड़ी की दुकान अच्छी दुकान होती है भाई, मैं भी पकौड़ी खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ कि आप सोचो कि मैं वैसी मानसिकता की है कि पकौड़ी वाले को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। आई लव पकौड़ी, लेकिन मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इतना अगर छोटा बिजनेस भी अगर कोई ग्राउंड लेवल पे शुरू करता है, उसमें भी आप इतने बड़े बड़े क्राइटेरिया रखोगे, इतनी रूढ़िवादिता दिखाओगे, तो क्या वो आर्थिक तरक्की कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आर्थिक उदारवाद का अर्थ होता है कि आप आर्थिक रूप से लोगों को कमाने खाने की थोड़ी छूट दो, सारे के सारे नियम जो है आर्थिक, जो हमारे वित्तीय नियम है, उनमें ढीलापन छोड़िए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रांतियों के युग, मार्क करो ये, क्रांतियों के युग में रूमानीवाद क्या था? क्या थी? क्रांतियों के युग में रूमानीवाद क्या थी? क्या है रूमानीवाद? क्या है रूमानीवाद? देख सकते हो भाई, मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रही, वी आर डिस्कसिंग ना, हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ऐसे तो याद होगा। तुम्हें पता है जब हम क्लास ले रहे होते हैं, जब मैं बच्चों के साथ ऐसे रिवीजन कर रही हूँ, फटाफट से, जैसे मान लो उनको नहीं भी आता, जैसे कुछ को तो आता है तो वो गाना गाना शुरू कर देते हैं कि ये वो ऐसे करके गाना, और जिसको नहीं आता तुरंत खोला ऐसे ऐसे करके, हाँ मैम ये था, और बंदे को याद वहीं पे, ऐसे तो याद होगा। बताओ भाई, बताओ रूमानीवाद का क्या अर्थ है? रूमानीवाद का क्या अर्थ है? तुम भी एक बुक दे दो भाई मुझे, इंग्लिश मीडियम वाले भी दे दो। हाँ तो बच्चों, रूमानीवाद का क्या अर्थ बताया आप लोगों ने? है लकड़ो, क्या क्या अर्थ बताया आपने? क्या अर्थ बताया है? बताओ भाई सलोनी, बुलंद आवाज में। हाँ, सांस्कृतिक आंदोलन और राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना, ये कह रही है सलोनी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, यही तो है सांस, अभी बोला, एक और बार बताओ। तो तुम बताओ ना भाई, अब ऐसे पीछे तो है बट तुमको नहीं समझ आया, बताओ क्या कह रहे थे? तथा देखो, बहुत इजी, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किस विचारधारा को फैलाने की बात कही गई है? राष्ट्रवाद है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, सारे आंदोलन राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने की बात करेंगे, अधिकारों को की प्राप्ति की बात करेंगे, ठीक है, हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, ये सब लिखोगे, सब जो इनमें से कुछ भी लिख दोगे सही ही है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रवादी भावना के अंदर ही सारे अधिकारों की मांग भी आती है। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ है इसमें? अच्छा ये रहे पीछे है, ये 18 पेज नंबर पे, कौन सा तो है? हाँ, ये मेटरनिक ने कहा था भाई। ऐसा सुनो, एक हम इटली का एकीकरण जब पढ़ते हैं तो उसमें एक पर्सन का नाम है मेटरनिक। बच्चों, इटली का एकीकरण जब पढ़ते हैं तो उसमें एक पर्सन है मेटरनिक। मेटरनिक ना बहुत उस टाइम का विद्वान व्यक्ति माना जाता है, मतलब कहते थे कि ये सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है उस टाइम का। और आपको बताऊं कि वियना कांग्रेस, आप पढ़ कर आए हो वियना कांग्रेस, वियना मीटिंग के बारे में, तो वियना कांग्रेस को लीड करने वाला यही पर्सन था। और जो मेटरनिक है उसने एक जुमला कहा जो बड़ा फेमस हुआ कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। क्या? अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका ये मतलब है कि फ्रांस में अगर छोटी कोई गतिविधि हुई तो उसका असर पूरे यूरोप में दिखाई देगा। वैसे आपने देखा कि जैसे फ्रांस की क्रांति हुई तो पूरे के पूरे यूरोप में फैल गई कि नहीं फैल गई?
राजतंत्र को खतरा हुआ ना, जगह जगह पे आंदोलन हुए, तो फ्रांस ने छींक मारी, वो छींक का असर जो है वो पूरे फ्रांस में फैल गया। ये किसने कहा था? मेटरनिक ने। बच्चों किसने कहा था? मेटरनिक ने। बाद में इतनी बड़ी जब क्रांति होगी तो यही मेटरनिक अपने ये चांसलर था एक्चुअली, तो कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, तो ये वहां पे उस जगह को छोड़ के भाग जाएगा, समझ रहे हो? तो मेटरनिक उस टाइम को बड़ा विद्वान व्यक्ति माना जाता है। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3 नंबर वाले क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, 5 लगाइए, 18 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, 5 लगाइए, फर्स्ट लगाइए, फर्स्ट लगाइए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा कर दी? देखो बच्चों इधर देखिए, जब आप 15वीं शताब्दी की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जब क्लास ली थी, यूजुअली जो नॉर्मल बेसिक क्लास होती है, मैंने आपको ये बताया था कि यूरोप में एक दौर ऐसा भी था जब सभी लोग आपस में बटे हुए थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, है ना। फिर पुनर्जागरण आया, धार्मिक सुधार हुआ, वैज्ञानिक क्रांति आई, और इस क्रांति के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ भाई? इस क्रांति के बाद धीरे धीरे विकास हुआ, और विकास ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, और राष्ट्रवाद की भावना फिर राष्ट्र राज्य का उद्भव किया, और राष्ट्र राज्य के उद्भव के बाद अधिकारों की मांग हुई, और अधिकारों के बाद अब लोकतंत्र की स्थापना आपको दिखाई देती है। ये पूरी क्रोनोलॉजी है, एक क्रम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा कर दी? देखो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये चीज समझाई, छोड़ दो उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। देखो भाई, तो जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी हैं उन्होंने लोगों में ये बताया कि भाई आप एक राज्य के व्यक्ति हो, एक स्टेट के व्यक्ति हो, आप एक कंट्री के व्यक्ति हो, आप इस तरीके से अगर बटे रहोगे तो आपका विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो पहले उनके अंदर सामूहिकता की भावना पैदा करी कि आप एक ही चीज के अंडर रहते हो, आप एक व्यक्ति हैं। समझ पा रहे हो आप? तो किस प्रकार पैदा करी? उन्होंने कई आंदोलन चलाए, कई विचारधाराओं का, रूसों की विचारधाराओं को फैलाया गया, कई दार्शनिकों की विचारधाराओं को फैलाया गया, कई क्रांतिकारी जो है वो नारे बनाए गए, उन लोगों के बीच में वो नारे जो है वो कॉमन किए गए, कई क्रांतिकारी गीत गाए गए ताकि उन लोगों के अंदर सामूहिकता की भावना आए, कई इतिहास को जो है वो दोबारा लिखा गया, दोबारा इतिहास को पुनर्जागृत किया गया, लोगों को ये समझाया गया कि आप एक ही होता है ना कि जैसे मान लो ये हाथ है, अब मैं एक उंगली को चोट पहुंचाऊं मेरे हाथ को ही दर्द होगा ना ओवरऑल, तो ये समझाया गया कि आप एक ही हैं, अगर आप एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। इस प्रकार वहां पर सामूहिकता की क्या भावना होती है? एकता की भावना। सामूहिकता मतलब एकता की भावना। समझ में आ गया ये क्वेश्चन?